तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। आज हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए कल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्टिव है वही सब सब्जेक्टिव को आज क्लियर करेंगे। तो आज का जो ये क्लास है आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख करके जाइएगा। कम से कम एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इस क्लास को पूरी तरीके से देखना है और जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाए सभी तरीके का सब्जेक्टिव को लगा लेना है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला जो प्रश्न है पूछा गया है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। ठीक है, 2022 में पूछा हुआ सवाल है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको जो है याद करना है ऐसा नहीं है, जो आपको याद है पहले से वही सब अगर सब्जेक्टिव में भी लिखिएगा तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, जो आपको पता था कि सर द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया उसी को सबसे पहले लिख लीजिए, और यही आप अगर लिख करके केवल आए तो कितना भी एग्जाम आपका मार्क्स का रहे उसमें आपको एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले जो आता है ऑब्जेक्टिव में जो पढ़े हैं उसको लिख दीजिएगा अगर कुछ भी ना आए तो। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दूसरा में मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम यानी कि एक धर्म का नहीं है, ठीक है, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम का दो कौमों का है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया कि भारत जो है ये केवल एक देश का नहीं है, ये दो धर्म का है, एक हिंदू हो गया और एक मुस्लिम हो गया। इसीलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी। इसी मांग को ही द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया कि भैया भारत के जितने भी मुसलमान हैं उसके लिए एक अलग देश बना दीजिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और अलग जो है हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र होगा जो भारत होगा। ठीक है, तो ये जो दो राष्ट्र बनाने की मांग की गई इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया, जिसका प्रतिपादन जिन्ना ने किया और जिसका मांग मुस्लिम लीग ने किया। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है विरोध किया था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, ये बात याद रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल में आइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कश्मीर की समस्या पर एक निबंध लिखिए, यानी कि जो कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तो उसका जो समस्या है अभी भी कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के साथ विवाद बना हुआ है, वो किस तरीके का समस्या है वो समझिए। तो सबसे पहले ये लिखिएगा, कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। ये तो आपको पता है पहले से कि हाँ, हरि सिंह वो अपने देश जो जम्मू कश्मीर है उसको अलग रखना चाहता था। वो पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहता था, वो भारत में भी नहीं मिलना चाहता था, ये तो आपको पता ही है पहले से। उसके बाद लिखिएगा, पाकिस्तान भारत दोनों चाहता था कि जम्मू कश्मीर उसका अंग बन जाए, यानी कि पाकिस्तान चाह रहा था कि ये जो कश्मीर है ये उसका हो जाए और भारत भी चाह रहा था कश्मीर उसका हो जाए। ठीक है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के समक्ष ये समझौता हुआ कि वोटिंग कराया जाएगा, यानी कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं और उधर के पाकिस्तान के जो हैं जिन्ना जी, इन दोनों के बीच में जो है समझौता होती है कि भैया ठीक है, वहाँ के लोगों को पूछ लेंगे, वहाँ के लोगों से वोटिंग करवा लेंगे, जहाँ वहाँ के लोग जो बोलेंगे, जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ के लोग चले जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान जाना चाहता है वो लोग तो पाकिस्तान में मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, वोटिंग नहीं होती है। नेहरू ने वोटिंग में देरी की, जिसके कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जो है आक्रमण कर लिया, यानी कि नेहरू जी की वजह से जो है आपका वोटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। और यही टाइम लगने की वजह से पाकिस्तान क्या करता है, अपना सेना भेज देता है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डर जाते हैं कि भैया सेना आ गया है, मेरे पास उतना सेना है ही नहीं, क्या करेंगे, भारत के पास आते हैं। ठीक है, अब बचाव के लिए राजा हरि सिंह ने नेहरू को मदद के लिए एक पत्र लिखा, परंतु नेहरू ने राजा के समक्ष ये शर्त रखा कि जब वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तभी भारत सरकार जो है उसकी मदद करेगी। और इसी टाइम में भारत के जो नेहरू जी थे वो कहते हैं कि भैया ऐसे तो हम मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है अपने आप को आज़ाद रखना चाह रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, जाइए जाइए मिलिए, हैं भारत में जब बोल रहे थे कि मिल जाइए तब नहीं मिल रहे थे, अब आप भुगतिए। तो इस तरीके से भारत जो है दिखाना चाह रहा था। तो महाराजा हरि सिंह को भारत ने बोला कि भैया अगर मिलना है भारत में
तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। जैसे ही आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिएगा तो मेरा सेना जाएगा, आपको बचा लेगा। ठीक है, जब तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुआ तब तक जो है नहीं भारत का सेना गया। और जब भारत का सेना जम्मू कश्मीर के सीमा पर गया, जहां तक गया था, जम्मू कश्मीर के जितना हिस्सा तक पाकिस्तान कब्जा कर लिया था उतना हिस्सा तक अभी भी बरकरार है। ठीक है, और कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए भारत ने जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा दिया, उसको आर्टिकल 370 कहा जाता है। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के तहत जो है इसको विशेष दर्जा मिला हुआ है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कहा गया है, भाषा नीति क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। कई बार ये सवाल पूछा गया है। एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा नीति एक ऐसी सरकारी योजना या फिर नियमों का समूह है जो किसी देश, राज्य या संस्था में भाषाओं का उपयोग कैसे किया जाएगा, संरक्षण कैसे किया जाएगा और उसका प्रसार किया कैसे जाएगा, इसके बारे में उसमें चर्चा की जाती है। और किस आपके भाषा में शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, शिक्षा बच्चों को किस भाषा में दी जाएगी, इसको लेकर के नियंत्रण करने के लिए जो आपका पॉलिसी बनाई जाती है उसी को भाषा नीति या फिर लैंग्वेज पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे सर इसमें, और जोड़िएगा, भाषा लोगों में भावात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण वो उससे सशक्तिकरण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा से ही किसी जनसमूह की पहचान होती है। ठीक है, तो ये सब बढ़िया तरीके से लिखना है। इसी वजह से जो है भाषा नीति को लागू किया जाता है। संप्रभुता क्या है कि भैया संप्रभुता का मतलब क्या है ये बता दीजिए। ठीक है, तो संप्रभुता चौथा नंबर सवाल में कहा गया है, संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। यानी कि अगर आपको राज्य बनना है, यानी कि कोई अगर देश है तो उसके पास क्या होना चाहिए सर, ये आवश्यक होना चाहिए। कौन सा चीज, संप्रभुता आवश्यक होना चाहिए। अगर उसमें संप्रभुता नहीं है, उस देश के पास संप्रभुता नहीं है, तो वो देश नहीं है, वो राज्य नहीं है। कैसे, समझिए। इसके अभाव में राज्य की कल्पना जो है या फिर निर्माण नहीं किया जा सकता। संप्रभुता है क्या, इसका अर्थ समझिए, तब आपको समझ में आएगा। संप्रभुता का अर्थ है कोई देश अपनी आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसला लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, और किसी भी विदेशी सत्ता या फिर शक्ति के अधीन नहीं है, यही होता है संप्रभुता। यानी कि भारत जो है, भारत ये पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा या फिर दोस्ती करेगा, ये भारत के अंदर ही डिसाइड होगा। ये कोई दूसरा देश नहीं बोलेगा कि भैया तुम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर लो, तुम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लो। कोई दूसरा देश उसको दबाव में नहीं डाल सकता है। इसी चीज को कहा जाता है संप्रभुता। मेरे घर के अंदर क्या होगा नहीं होगा उसका डिसाइड करने का अधिकार मेरा है, दूसरे पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी का नहीं है। यही होता है मेरा घर की संप्रभुता, मेरा परिवार की संप्रभुता। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी देश है जैसा भारत, उसके अंदर क्या चलेगा नहीं चलेगा, वो विदेश नीति कैसा संभालेगा, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसको लेकर के उसके खुद का अधिकार होगा, ना कि दूसरे देश को देख करके वो बदल जाएगा। तो ऐसा आपका अगर अधिकार है तो उसी को कहा जाता है संप्रभु राष्ट्र। ठीक है, वो देश अपनी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, और किसी दूसरे के उसके आंतरिक तथा बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे भारत है तो वो उसके मामले पर ना ही बांग्लादेश ज्यादा हस्तक्षेप करेगा, ना ही भूटान हस्तक्षेप करेगा, ना ही नेपाल, ना ही अमेरिका। भारत अगर चाहे वो किसी का बात नहीं सुनेगा। यही होता है संप्रभु राष्ट्र। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़िए। 5वां नंबर सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग। कई बार ये सवाल आपको राज्य पुनर्गठन आयोग से पूछा गया है और ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आइए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब और क्यों की गई। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। क्यों की गई ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया। तो क्या हुआ सर, क्यों स्थापना किया गया ना, भाषा के आधार पर भारत को कई हिस्सों में तोड़ करके एक एक राज्य बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्यों बनाया गया ये समझ गई। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर जो है होना चाहिए। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या नाम था, तो बोलेगा सर फजल अली आयोग। फजल
अली आयोग, ठीक है। और आपको अगर पूछा जाए कि फजल अली जो आयोग है, ये फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यही फजल अली को बनाया गया था फजल अली आयोग का अध्यक्ष। आगे बढ़िए, हमें पूछा गया है छठा नंबर सवाल, क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद क्या है ये पूछ लिया गया है। आइए, क्षेत्रवाद किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो उन्हें अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि मान लीजिए आप जो हैं इस तरीके से भारत के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो आप अगर भारत के अंदर रहते हैं ना, तो आपका इच्छा ये होगा कि किस तरीके से भारत का जो है विकास होगा, कैसे ये जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, इसका विकास होगा, यहाँ के लोग कैसे अमीर हो जाएंगे, यहाँ के लोगों के पास कैसे पैसा आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो इस तरीके का जो सोच है कि यहाँ का राजनीतिक शक्ति बहुत ज्यादा हो जाए, यहाँ के पास आर्थिक शक्ति बहुत बढ़िया हो जाए, यहाँ का जो क्षेत्र है ये बहुत विकसित हो जाए, ये जो अवधारणा रहता है उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले ही ऐसा सोच सकते हैं। इसी को कहा जाता है क्षेत्रवाद, ठीक है। इस दृष्टि में से क्षेत्र देश का वो भूभाग होता है जिसमें रहने वाले लोगों के उद्देश्य एवं आकांक्षाएं एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर बिहार है, तो बिहार के लोग बिहारी कहलाते हैं, और बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं उसका ये सोच होता है कि भैया जितना पैसा होगा हम कमाएं और यहाँ पर हम ले जाएं, ले जाकर के अपने राज्य का जो है विकास करेंगे, अपना घर बनाएंगे, ये उनका मन का इच्छा होता है। तो एक जगह के लोग जो हैं अपनी क्षेत्र को लेकर के जो गरिमा, जो उत्सुकता, जो उसको विकास करने के लिए जो भावना होती है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो विकास करने की जो आंतरिक इच्छा शक्ति होती है, इसी चीज को कहा जाता है क्षेत्रवाद, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, बता दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 7वां नंबर। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ ही प्रश्न लिए हैं, एकदम आसानी से आपको याद रखना है और बहुत टेंशन नहीं लेना है। कांग्रेस पार्टी के उदय व पतन के प्रमुख कारण क्या थे, ये बताना है, ठीक है। क्यों उदय हुआ आपको पूछा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो है बहुत ज्यादा वोट मिलता है, क्यों मिलता है, उसका भी यही कारण है। और कांग्रेस पार्टी का जो है पतन हो गया, अभी कांग्रेस पार्टी का जो है बोलबाला नहीं है, तो क्यों नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का उदय का कारण जानते हैं कि इतना जो है बोलबाला 1947 से लेकर के 1967 तक था, तो इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। पहला जो कारण था सर, ये जो है स्वतंत्रता संग्राम की इसको विरासत प्राप्त था। यानी कि जो भारत आजाद हुआ था, उस भारत की आजादी में ये जो आपका कांग्रेस पार्टी है ये भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई थी, इंदिरा गांधी के जैसे नेता थे, उसके बाद सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी थे कांग्रेस से। इसी वजह से कांग्रेस को सब जो है आज़ादी दिलाने वाला पार्टी या फिर इसी को सब समर्थन देते थे, इसी वजह से यही जो है जीत करके आया था, ठीक है। दूसरा जो कारण था देशव्यापी संगठन। कांग्रेस 1885 में बना था। कब बना था सर, 1885 में बना था, और स्वतंत्रता मिली थी हम लोगों को 1947 में, ठीक है। 1947 में जब स्वतंत्रता मिली तब सबसे बड़ा जो पार्टी बन करके आया था ना, तो ये कांग्रेस था। इसी वजह से कांग्रेस का पूरे देश में गरीबों तक जो है एकदम और अमीरों तक इस कांग्रेस का संगठन जो है, इस संगठन में सभी लोग जुड़े हुए थे, ग्रामीण लोग भी, शहरी लोग भी, ठीक है। पूरे एकदम जमीनी स्तर तक फैला हुआ था, मजबूत पकड़ था, इसी वजह से इसी को सब वोट देते थे। बाकी पार्टी बहुत कमजोर थी, ठीक है। और क्यों वोट देते थे सर, ना मजबूत नेतृत्व था, जवाहरलाल नेहरू जैसे आपका चमत्कारी नेता जो है इसमें शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल थे, गांधी जी इसमें शामिल थे, इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा वोट मिलता था। कमजोर विपक्ष, यानी कि कांग्रेस इतना मजबूत पार्टी था कि उसके अगल बगल में आने वाला कोई पार्टी था ही नहीं। जैसे अभी भाजपा बहुत बड़ा पार्टी है, उसके अगल बगल में कोई पार्टी है ही नहीं जो जीत करके सत्ता में आ जाए, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कमजोर विपक्ष के चलते एकदम बढ़िया तरीके से बार बार जो है 1947 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस ही कांग्रेस आता रहा, ठीक है। जनता की आकांक्षाएं, ठीक है, आजादी के तुरंत बाद जनता ने कांग्रेस को अपने जो है सपनों को पूरे करने के लिए माध्यम मान लिया कि भैया अब जो है
अगर हम लोगों का जो सपना है देश का विकास होगा, मेरा विकास होगा, घर बनेगा, बिजली आएगा, पानी आएगा घर में, तो ये सब जो मन की आकांक्षाएं होती हैं, तो इसको पूरा करने के लिए भारत के लोगों ने सोचा कि भैया कांग्रेस अगर आएगा तो ही हम लोगों का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आज़ादी का गारंटी मानने लगे लोग। अब लोग जो मानेंगे, जिसको मानेंगे उसी को पुनः वोट डालेंगे। तो इसी वजह से जनता की आशाओं के वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिला। अब बोलेंगे सर कि सर पतन क्यों हो गया, 1967 में कांग्रेस पार्टी टूट क्यों गया, बिखर क्यों गया। ठीक है, तो 1967 में जो चुनाव हुआ था उसमें कम सीट मिली थी और 1969 में ये टूट भी गया था। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओल्ड कांग्रेस के नाम से टूट गया था। तो क्यों जो है कांग्रेस पार्टी की पतन हो गई थी ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। चमत्कारी नेतृत्व की अभाव, नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हो जाती है, शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में हो जाता है, उसके बाद पटेल जी की मृत्यु 1952 में ही हो जाता है। तो बताइए, तो इन लोगों का अगर मृत्यु हो जाएगा बड़े बड़े नेता का, तो पार्टी को चलाएगा कौन। इसी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी 1967 में चुनाव नहीं जीत पाई बढ़िया तरीके से। आंतरिक गुटबाजी, जैसे कांग्रेस में जैसे ही मोरारजी देसाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जैसे मृत्यु हो जाती है, मोरारजी देसाई तो बहुत बाद उनका मृत्यु होता है। ठीक है, जैसे ही आपका लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु होता है, जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु होता है, वैसे ही जो पुराने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे वो लोग गुट बना लेते हैं जिसको सिंडिकेट कहा जाता है। और सिंडिकेट जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ था, और इंदिरा गांधी सिंडिकेट यानी कि बूढ़े बूढ़े जो नेता थे उन लोगों का बात मान नहीं रही थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट ये दोनों हिस्सा में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी तहस नहस हो जाता है। नेताओं का दल बदल, अब कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दूसरे आपका क्षेत्रीय पार्टी में चले जा रहे थे लोग, इसी वजह से कांग्रेस का जो है पतन हो रहा था। और क्या सर, ना नए नए क्षेत्रीय दल का उदय हो रहा था, नया नया दल, जैसे तमिलनाडु में डीएम के नाम का दल बन रहा था। ठीक है, इसी वजह से कांग्रेस का मजबूती कम हो रही थी। जनता का असंतोष, जनता गुस्सा हो गया था, जनता गुस्सा हो गया था क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, सरकार के नेता मंत्री वगैरह जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों की वजह से फंस गए थे। और 1967 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जो है पतन होने लगा। तो उदय का कारण और पतन का कारण बता दिए। और अब आइए पंचशील समझौता में, ये समझौता कब हुई थी ये बताइएगा कि सर ये समझौता जो है आपका होती है 1954 में। ठीक है, 1954 में चीन और भारत के बीच ये समझौता होती है, चीन और भारत के बीच, ये बता दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। विश्व शांति के लिए नेहरू ने पंचशील जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो दो चीज आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था, तो सर 29 अप्रैल 1954 में हस्ताक्षर किया गया था। किन दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच। किसने इस पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो नेहरू ने जो है इस पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कौन कौन सा समझौता था सर, कौन कौन सा सिद्धांत था, तो सबसे पहला सिद्धांत था भारत और चीन एक दूसरे का जो क्षेत्रीय संप्रभुता है इसका सम्मान करेगा। भारत बोलेगा हाँ चीन का जो आंतरिक मामला है ना उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और चीन भी बोलेगा नहीं भारत जो कर रहा है वो सही है, उसके मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, आपस में कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेगा, ना ही भारत चीन के ऊपर, ना ही चीन भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करो। ठीक है, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विवाद पर दखल नहीं देगा। अंदर चीन अपने 100 लोगों को मार दिया, भारत कुछ नहीं बोलेगा, मारो, तुम्हारे घर के अंदर मार रहे हो तुम मारो, मुझे क्या है। तो ये कहा गया है तीसरा नंबर आपका समझौता में। समानता और परस्पर नीति का पालन करेगा, यानी कि एक दूसरे का जो नीति है उसका सम्मान करेगा। ठीक है, और एक दूसरे के साथ जो समझौता वगैरह हुआ है उन समझौता को जो है वो मानेगा, ये कहा गया है। भारत भी मानेगा और चीन भी मानेगा। आपस में समानता और मित्रता की भावना बनाए रखेगा। ये 5 सिद्धांत के बारे में कहा गया था पंचशील सिद्धांत में, और ये हस्ताक्षर हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन 1954 में हस्ताक्षर होने के बाद भी 1962 में चीन जो है खचड़ा आदमी, ये आक्रमण कर देता है भारत के ऊपर अक्टूबर महीना में अचानक।
ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। देखिए, एक विरुद्ध जो है आक्रमण नहीं करेंगे। चीन ये समझौता तोड़ करके आक्रमण कर देता है और जो है विश्व आपका भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आइए विदेश नीति क्या है, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है। ठीक है, विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की वो रणनीति या फिर दिशा होती है जिसके माध्यम से वो दूसरे देश के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधों को नियंत्रित करता है। यही होता है विदेश नीति। क्या होता है सर, वो अपना जो आंतरिक और दूसरे देशों के साथ कैसे समझौता करेगा, कैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बातचीत करेगा, उसको लेकर के सुरक्षा संबंधी जो नियंत्रित करने की व्यवस्था है वही होता है विदेश नीति। ठीक है, इसको अगर सरल शब्दों में समझिएगा तो लिखा हुआ है, भारत का जो विदेश नीति है इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, गुण निरपेक्षता के ऊपर भारत बल देता है। भारत कहता है कि शीत युद्ध के टाइम जो गुट बनी थी सोवियत संघ और भारत, इन दोनों में ना रह करके ये बीच का रास्ता अपनाएगा। ठीक है, पंचशील सिद्धांत पर आप भारत विचार रखता है कि भैया मेरा 5 सिद्धांत है, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे का जो समझौता है उसका पालन करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब भारत जो है शांति, पारस्परिक सम्मान, सहयोग आधारित जो 5 सिद्धांत है उसके ऊपर जो है भारत यही आधार पर अपना विदेश नीति चलाता है। ठीक है, तीसरा कहा गया है संयुक्त राष्ट्र को जो है सुदृढ़ करना। भारत विश्व शांति के लिए जो यूएनओ की स्थापना की गई है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में जो स्थापना की गई थी यूएनओ की, इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको मजबूत करने के लिए भारत पहल करेगा, यह भी कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो वाद है उसका जो है विकास किया जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत विश्व में बंधुत्वता और वैश्विक सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, यह भी कहा गया है भारत के विदेश नीति में। ठीक है, उसके बाद सैन्य गुटों को विरोध करेगा, जो सीएटो बना, सेंटो बना, वार्सो पैक्ट बना, नाटो बना, ये सब जो सैनिक गुट है इसका विरोध करेगा भारत, ये भी कहा गया था। निरस्त्रीकरण का सहयोग करेगा, यानी कि परमाणु हथियार कोई ना रखे, भारत ये कहता है कि भैया कोई परमाणु हथियार नहीं रखेगा, हम भी नहीं रखेंगे। ठीक है, रंगभेद की नीति का विरोध, यानी कि भारत ने अफ्रीका सहित दुनिया में रंगभेद और नक्सलवाद का जो है विरोध करेगा, ये भी कहा गया है। यानी कि भारत का जो विदेश नीति है इसमें कहा गया है भारत जो है शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे देश के साथ एकदम बना रहेगा। भारत ना ही कोई हथियार रखेगा, अगर दूसरा देश नहीं रखेगा तो भारत भी नहीं रखेगा। रंग भेद का विरोध करेगा, सैनिक गुटों का विरोध रहेगा, पंचशील सिद्धांत मानेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जो है आपका बढ़िया तरीके से सुलटाएगा। ठीक है, ये सब कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को मानेगा, पंचशील सिद्धांत को मानेगा। ठीक है, अब आइए 10वां नंबर सवाल, गुण निरपेक्ष संबंधी भारतीय नीति क्या है। यानी कि कहा गया है कि सर गुट निरपेक्षता और भारत गुट निरपेक्षता के बारे में क्या सोचता है। गुट निरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन है ये 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, और 1961 में ही गुट निरपेक्षता का शुरुआत होती है। भारत की गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ है किसी शक्ति या फिर गुट में शामिल ना होकर के स्वतंत्र, शांति प्रिय और सहयोगात्मक विदेश नीति को अपनाना। यानी कि भैया शांति तरीके से कोई भी आपका झमेला होगा उसको सुलटाएंगे, ना ही हम अमेरिका की तरफ झुकेंगे और ना ही सोवियत संघ की तरफ, बीच का रास्ता अपनाएंगे। तुम मार रहे हो मारो, मुझे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके का जो भावना है यही होता है गुट निरपेक्षता। ठीक है, शीत युद्ध के समय जब दुनिया दो गुटों में, अमेरिका के पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में बटी हुई थी, तब भारत किसी भी गुट में ना शामिल होकर के स्वतंत्र नीति को अपनाया, यही होता है गुट निरपेक्षता। ठीक है, भारत ने अपनी राष्ट्रीय हितों और शांति की रक्षा करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM को, नॉन अलाइड मूवमेंट को जन्म दिया और इसके प्रमुख नेता के रूप में विश्व को यह संदेश दिया कि विकासशील देशों को स्वतंत्र रह करके अपनी विदेश नीति बनानी चाहिए। इसी में जो है सुकर्नो भाग लिए थे। ठीक है, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के वो आए थे, उसके बाद मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये भी आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य में बने हुए थे, याद रखेंगे। ठीक है, आइए द्विध्रुवी विश्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि दो ध्रुवीयता क्या है,
तो बोलिएगा सर एक जो है साम्यवादी गुट था, दूसरा पूंजीवादी गुट था। साम्यवादी गुट में जो आपका सोवियत संघ था उसके मित्र देश थे, और पूंजीवादी गुट में आपका अमेरिका के मित्र देश थे। ठीक है, और ये शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद शुरू हुआ था। ये दो हिस्सों में पूरा देश बंट रहा था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद विश्व दो बड़े गुटों में बंट गया। एक साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इन दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, शस्त्र दौड़ और वैचारिक संघर्ष की स्थिति बनी। इस प्रकार की जो दो गुटों में की विभाजित दुनिया है, इसी को जो है दो ध्रुवी कहा गया, या फिर दो ध्रुवीयता कहा गया। द्विध्रुवी या फिर दो ध्रुवीयता कहा गया, याद रखेंगे, यह भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में। आइए सिंडिकेट क्या है ये समझते हैं। 2 मार्क्स वाला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सिंडिकेट कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेताओं के संगठन है जो भारतीय राजनीति में प्रभाव डालते थे, और जिसने इंदिरा गांधी को जो है सत्ता से हटाने की कोशिश की थी, और इसी ने इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री भी बनाया था, उन्हें दल से निकाल दिया था। और ये काम कब हुआ था सर? 1969 में बनाया गया हुआ था। और इसके बड़े बड़े कौन कौन पुराने नेता थे? तो बोलिएगा के कामराज, ये जो हैं सबसे बड़े जो हैं वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। एस निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई और अट्टा कृष्णन मेनन, ये जो है सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता थे, यानी कि कांग्रेस के पुराने बड़े नेता। ठीक है, तो ये बोल दीजिएगा ये है सिंडिकेट। ठीक है, अब आएंगे शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध क्या था ना सर? 1945 के बाद से लेकर के 1945 से बाद से लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बन गया था, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का अर्थ ऐसे तनावपूर्ण माहौल से है जहां वास्तविक युद्ध यानी कि हथियारों से लड़ाई तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच लगातार जैसी स्थिति बनी हुई रही, युद्ध जैसे ही स्थिति बनी रही। इसमें दोनों महाशक्तियों ने सीधे टकराने के बजाय निम्नलिखित आपका व्यवस्था को अपनाया था, या फिर तरीकों को अपनाया था। क्या किया था सर? प्रोपागेंडा शुरू किया गया था। क्या न? एक दूसरे के खिलाफ झूठा और नकारात्मक प्रचार करना, सैन्य गठबंधन बनाना, अपने अपने गुट का मजबूत दिखाना। दोनों चाह रहा था कि भैया देखो हम मजबूत हैं, हम शक्तिशाली हैं। ठीक है, इसी वजह से गठबंधन बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, नाटो, 1949 में। बहुत प्यारा सवाल है, पूछा जाता है कब बनाया गया था। वार्सा पैक्ट बनाया गया था 1955 में सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, और दोनों चाह रहा था कि ये देखो मेरा गुट सबसे बड़ा है, मेरे साथ मत लगो, हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा शीत युद्ध के टाइम चल रहा था। संध युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे थे। अमेरिका सोवियत संघ के ऊपर बम नहीं डाल रहा था, और ना ही सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर डाल रहा था। ठीक है, हो क्या रहा था ना, तीसरे देशों की लड़ाइयों में एक दूसरे के खिलाफ मदद जैसे आपका स्थिति कर रहा था। जैसे आपका यूक्रेन जो है लड़ रहा है किसके साथ? यूक्रेन लड़ रहा है सोवियत संघ के साथ, रूस के साथ लड़ रहा है ना जी। और ईरान जो है लड़ रहा है किसके साथ? ईरान लड़ रहा है अमेरिका के साथ। ठीक है, यानी कि सर अमेरिका का दुश्मन कौन? ईरान। और रूस का दुश्मन कौन? आपका यूक्रेन। और रूस और अमेरिका का दुश्मन, ये दोनों जो है आपस में दुश्मन है। तो अब अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों ना लड़ करके अमेरिका जो है यूक्रेन को बोलेगा तुम उसको मारो, और रूस ईरान को बोलेगा तुम इसको मारो। ठीक है, इस तरीके का एक दूसरे आमने सामने ना लड़ करके एक दूसरे देशों के द्वारा जो है लड़ाई मार करना। यूक्रेन को, अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा, यूक्रेन रूस को मारेगा। और रूस क्या करेगा? ईरान को हथियार देगा, ईरान अमेरिका को मारेगा। तो इस तरीके का जो वॉर चलता है उसको कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर, यानी कि छंद युद्ध। यानी कि अमेरिका रूस को पे ऊपर हमला ना करके, रूस अमेरिका के ऊपर हमला ना करके दूसरे देश को दे करके जो है युद्ध चलाना, इसको कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, यही चल रहा था। जैसे आपका कोरिया युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध हुआ, ये सब जो है आपका शीत युद्ध के दौरान चला था। और क्या हुआ था सर ना, अंतरिक्ष और हथियारों की होड़ दोनों देश सोवियत संघ और अमेरिका दोनों दिखा रहा था, देखो हम पहले अंतरिक्ष में चले जाएंगे। इसी वजह से सोवियत संघ स्पुतनिक नाम का अपना इसको लॉन्च किया था, और वो जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला बन जाता है। ठीक है, और एक दूसरा देश जो है हथियार बना रहा था
जितना हो सके उतना आपका परमाणु हथियार अपने पास बना रहा था, दिखा रहा था, देखो मेरे पास ये हथियार है। अमेरिका दिखा रहा, देखो मेरे पास जो है ये हथियार है, मार देंगे। ठीक है, तो ये चीज चल रहा था किस टाइम में? शीत युद्ध के टाइम में। यही एक दूसरे को डराना धमकाना, यही हो जाता है शीत युद्ध। ठीक है, एक दूसरा खुद से नहीं लड़ रहा था। अब आते हैं अंतिम सवाल हम लोगों का, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही प्यारा पूछा जा सकता है। कहा गया है क्यूबा मिसाइल संकट है क्या? तो बोलिएगा अक्टूबर 1962 में हुआ क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता था। ठीक है, यानी कि शीत युद्ध का अगर चरम बिंदु पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, तो आपका क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था ना सर, अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे। किस टाइम में? क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम में। क्यों ना, सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने अमेरिका के नजदीक स्थित साम्यवादी द्वीप जिसका नाम क्यूबा है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका अमेरिका है। ठीक है, ये अमेरिका है, अमेरिका के ठीक नीचे क्यूबा नाम का एक द्वीप है। और उस टाइम सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति था जिसका नाम निकिता ख्रुश्चेव था, ये क्या किया ना, इस क्यूबा नाम का द्वीप में लाकर के सोवियत संघ अपना न्यूक्लियर हथियार रख दिया। अब अमेरिका जो है डर गया, भैया देखो न्यूक्लियर हथियार मेरे बगल में रख दिया। अमेरिका गुस्सा हो गया कि अगर सोवियत संघ मेरे बगल में क्यूबा में लाकर के हथियार रखेगा, न्यूक्लियर हथियार, तो क्यूबा को ऊपर हम हमला कर देंगे। तो अमेरिका ने जो है अपना समुद्र में जो है आपका जहाजों को भेजा, लड़ाई युद्ध जहाजों को, और पूरा क्यूबा को घेर लिया। अब लग रहा था कि अमेरिका जो है क्यूबा के ऊपर हमला कर देगा और जो है युद्ध शुरू हो जाएगा परमाणु हथियार का। ठीक है, तो न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा। तो यही जो तनावपूर्ण स्थिति था, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया गया। तो ये 14 सवाल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, आप लोगों को बता दिए। और ये सब सवाल थोड़ा बहुत देख करके जाइएगा, एग्ज़ाम है, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए प्यारा सा जो है हट बना दिए, आप लोग बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम वगैरह दीजिएगा। यहाँ पर आज का इस क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए इस क्लास को जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्यारे बच्चों को एक बार शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है।